नमस्कार दोस्तों। आप सो रहे थे और पीछे से खेल हो गया, और खेल भी इतना बड़ा। आपको मालूम है कि इस वीडियो को मैं बार बार आपको जगाने के लिए कर रहा हूं कि इतना बड़ा सुनामी आने वाली है भारत की तरफ, जिसका अंदाजा नहीं है। इतने प्लान्स को डीप स्टेट ने एक्टिवेट कर दिया है। आप एक दो तीन चार पांच में से बचकर निकल जाओगे, छठा आपको डस लेगा। छठे से बचेंगे तो दसवां भी तैयार है। और ये प्लान्स हमारे दस्तक दे रहा है बॉर्डर्स के ऊपर से, देश के अंदर से, ऑपोजिशन से, मीडिया से, जजेस से, एजुकेशन सिस्टम में किस किस से बचोगे। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि प्लान्स क्या हैं और इससे बचना कैसे है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कर रही है या नहीं कर रही। ये भी आपने मुझे कमेंट्स में डालना है कि आपके हिसाब से क्या भारत की गवर्नमेंट सतर्क है, बच रही है, बचा रही है, या हाथ पर हाथ रखकर बैठी है मौन सिंह की गवर्नमेंट की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज टेबल पे रखने वाला हूं। बांग्लादेश ने एक हरकत करी। डोनाल्ड लू, डीप स्टेट का रजीम चेंज का एक्सपर्ट, उसने कुछ हरकत करी। चाइना ने कुछ हरकत करी बांग्लादेशियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं और इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे संजीव मिड्डा जी के साथ। और ये संगीन मैटर है। आपको एक एक पॉइंट एक समझना भी पड़ेगा और इसके ऊपर थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं, मंथन करना पड़ेगा कि मेरे साथ कल को क्या हो सकता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम सबकी बात कर रहा हूं। हम सनातनियों के, जिनका ये देश है भारत, ये हमें टच करता है। और इसीलिए ये वीडियोस मैं बार बार बना रहा हूं ताकि आपके अंदर तक ये बात जाए और आपको मालूम है कि मैं किस कंट्री में बैठा हूं और उसके डीप प्लान्स क्या हैं। मैं छुपे हुए वर्ड्स में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आपको मालूम है इतना आसान नहीं है जिस कंट्री में बैठा हूं, फिर भी हिम्मत करता हूं आपके लिए। मुझे जरूरत भी नहीं है इन चीजों को करने के लिए। क्या करूं, कमबख्त देश से प्यार है, इसलिए ये बार बार आपको जगाने की कोशिश है। और आज जो हुआ है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं इन चीज़ों को देखकर। क्या हुआ है इसके ऊपर संजीव जी को मैंने स्पेशली इनवाइट किया क्योंकि इन्होंने पूरी रिसर्च करी है इसके ऊपर। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो मैं खुद नहीं बोल सकता। ही विल स्पीक ऑन माई बिहाफ ऑल्सो। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू डू फॉर यू। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टुडे। थैंक यू सो मच सुमित जी, मेरे को एक बार फिर अपने शो पे बुलाने के लिए। सर, जो जो हाँ जी, बांग्लादेश आप बोलिए। और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक हरकत शुरू करी, उसका पहले तो एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट डीप इम्प्लीकेशन इज दैट फॉर भारत। सुमित जी, मैं पिछले दिनों ना कुछ आंकलन कर रहा था अपने ही लेवल पे थ्रू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग। और मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन भी मैंने व्हाट्सएप के थ्रू या कुछ टेक्स्ट मैंने भेजा था कि मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर आने वाला है आने वाले दिनों में। तो अब वो चीज जो मैंने उस टाइम पे आपसे शेयर करी थी, एग्जैक्टली वो चीज आज शेप ले रही है। और पिछले कुछ दिनों से उसके संकेत भी हमें नजर आ रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। और वो चीज आज क्या हुई है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो बांग्लादेश के जो एक पॉलिटिकल एडवाइजर है वहां के, और इस वक्त स्टेट के हेड बने हुए हैं, एक्टिंग स्टेट ऑफ हेड बने हुए हैं शेख हसीना के जाने के बाद में, उन्होंने एक खुलासा करा है कि उन्होंने कहा है कि आज के बाद कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन जो है वो बांग्लादेश में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है? दैट मीन्स कोई भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो है पाकिस्तानियों को बांग्लादेश में जाने की नहीं रहेगी आज के बाद। अच्छा, जब बांग्लादेश में रॉयट्स हुए थे, शेख आंदोलन हुआ था, जिस टाइम पे शेख हसीना को हटाया गया था, वहां से भगाया गया था उनकी आर्मी के द्वारा, उनके स्टूडेंट मूवमेंट के द्वारा, उनके जिहादी, सबसे बड़ा तो जिहादी मूवमेंट था उसके पीछे जिन्होंने शेख हसीना को हटाने की पूरी मुहिम चलाई थी। वो जिहादी मूवमेंट जो टोटल जो था वो पाकिस्तानी जिहादियों के थ्रू उसको उनको ट्रेन करा गया था, उनको उसको स्पॉन्सर करा गया था। और पाकिस्तानी जिहादियों को बेसिकली चाइना की लॉबी और अमेरिका की जिस वक्त जो बोर्ड जो बाइडेन की डीप स्टेट की लॉबी है,
उन्होंने जॉर्ज के थ्रू उन्होंने फाइनेंस करा था। वो पैसा पाकिस्तान के जिहादियों के जरिए बांग्लादेश पहुंचाया गया और इस चीज को पूरा हैंडल करा गया कि वहां पे गवर्नमेंट कैसे टॉपल करनी है, शेख हसीना को कंट्री से भगाना है, और वहां पे पूरा जो हिंदुओं के साथ जो अट्रॉसिटीज इस वक्त हो रही है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनका लेडीज का बलात्कार हो रहा है, छेड़खानी हो रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको उनके संतों को पकड़ा जा रहा है, इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, ये पूरा गेम प्लान उनका उनका था। अब जो बिगर पिक्चर जो सामने निकल के आ रही है वो ये है कि बेसिकली किसी भी तरीके से चाइना चाइना और अमेरिका की डीप स्टेट एक साथ मिलके ये खेल खेलना चाह रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक बार फिर से इकट्ठा करा जाए। मतलब जिस टाइम पे इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट कराया था, बांग्लादेश वो पूरी जो जेनोसाइड उस टाइम पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश पे करी थी, आज वो पूरी चीज को भूल के बैठा हुआ है। वो भूल गया कि उस टाइम पे पाकिस्तान उनके साथ कितना ज्यादा गलत काम करा था। वो सब वो हिस्ट्री पूरी भूल के वो उन्होंने उन्हीं जिहादियों को फिर से अपने देश में एंट्री दे दी है, और वो बांग्लादेश के जो जिहादी ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलके वो पूरे देश देश में आग लगा, खुद के अपने लोगों को भी तबाह कर रहे हैं और हिंदुओं को तो तबाह कर ही रहे हैं। वो तो वहां के बिजनेसेस वगैरह पूरे ठप हो गए हैं, पूरा 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 इकोनॉमिक जो उन्होंने तरक्की करी थी पूरी वो स्टैंड स्टिल हो गई, जमीन पे सब लोग आ गए और वो वहां के देश की अब ऐसी होके रखी हुई है। मगर आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में पाकिस्तान के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई है, नेपाल की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई है, श्रीलंका की इकोनॉमिक हालत खराब हो गई है, मगर नेपाल और श्रीलंका बांग्लादेश की तरह ज्यादा सोच के नहीं है। उनकी सोच थोड़ी हिंदुओं वाली सोच है, सनातन वाली सोच है। तो शायद उन्होंने ये हरकत नहीं करने की कोशिश करी, मगर जिस कंट्री की इकोनॉमिक हालत खराब हो, जहाँ पे भुखमरी मरी हो, उनका ये मकसद बने कि भैया हम हमारे पड़ोसी देश जो इंडिया जो खूब तरक्की कर रहा है, हम उसको बर्बाद करके रहेंगे। ये कैसी सोच है? वो अपने देश की तरक्की के बारे संजय जी, में सोचो ना, उस पर ध्यान दो। ये दूसरे को बर्बाद करने का मामला कहाँ से उठाया आपके अंदर? संजीव जी, बांग्लादेश में जो जिहादी इनके जो हैं मौलवी मौलाना, उन्होंने धमकी दे दी है या उन्होंने एक फरमान निकाला है भारत में बैठे मुसलमानों को कि अब यहाँ पर हिंदुओं को जैसे हम कत्ल कर रहे हैं बांग्लादेश में, तुम भारत में करना शुरू कर दो। और उस मुहिम को यहाँ पर यानी कि यहाँ पर बम ब्लास्ट गोलीबारी करने के लिए पाकिस्तानी जिहादी जो कश्मीर के थ्रू नहीं जा पा रहे, उनको फ्री पास दे दिया है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पोरस है, आप यहाँ से आराम से आ जाइए, आपको वीज़ा मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो 10 साल का रिकॉर्ड था मोदी जी का कि गोलीबारी नहीं होने दी, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होने दिए, जो मनमोहन सिंह के टाइम पर होते थे, वो टाइम दोबारा से आता हुआ दिखाई देता है। और ये काम डीप स्टेट बहुत देर से चाहता है कि यहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी की जाए, मुसलमानों को एक्टिवेट किया जाए भारत में, ताकि यहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो। और बांग्लादेशी जिहादी 10 करोड़ इलीगली भारत में रह रहे हैं और उनके एक इशारे पर और कांग्रेस की सपोर्ट के साथ ये पूरे देश में आग लगाएंगे। इन्होंने कई पॉकेट्स में उसे टेस्ट ट्रायल करने की कोशिश भी करी, कभी उत्तराखंड में, कभी संभल में, कभी कहीं और, वो सफल भी हुए हैं। और जिस दिन ये पूरे भारत में एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे, कैसे संभालेंगे? 10 करोड़ हैं वो जो इलीगली आए हैं, 20 करोड़ कॉकरोच यहां बैठे हैं जो उनकी सपोर्ट करते हैं साइलेंटली, जिसको हम स्लीपर सेल बोलते हैं। और हमारी आर्मी है 10 लाख की, 10 लाख की आर्मी जो बॉर्डर भी संभाल रही है, वो इन 10 करोड़ को, 20 करोड़, 30 करोड़ को कैसे संभालेगी? हमारा हिंदू तो इतना कायर है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। सर, कैसे बचाएंगे इस देश को? और ऊपर से चाइना ने इन जिहादियों को, बांग्लादेश के जिहादियों को चाइना बुलाया है प्लान देने के लिए कि किस तरह से आपने इस काम को अंजाम देना है। यानी कि चाइना ने पूरी सपोर्ट इन जिहादियों को दिखा दी। यू थिंक कि भारत का जो हिंदू है, सनातनी है, वो जानता है इस थ्रेट को? देखिए सर, सुमित जी, इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को अब अच्छी तरह समझ गई है कि अब तो डिप्लोमेसी से शायद काम नहीं चल पाएगा। अब इनको हथियार उठाने ही पड़ेंगे, इनको जवाब देना ही पड़ेगा, और उसके लिए शायद इनको मिलिट्री एक्शन जहां भी लेना पड़े उसको लेना पड़ेगा। तो मेरा मेरा मानना है आने वाले दिनों पे कुछ बॉर्डर स्टेट जैसे असम हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे इंडियन आर्मी को बड़ा प्रोएक्टिव रोल खेलना दिवाना पड़ेगा आने वाले महीनों के अंदर। जैसे जैसे ये मुहिम बांग्लादेश की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की जिहादियों की इंडिया के अंदर बढ़ेगी, तो इंडिया को वहां पे बेसिकली उन स्टेट्स में चाहे हो सके तो
प्रेसिडेंट रूल लगा के भी अगर उनको 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 मतलब सफाई करनी पड़े तो उनको वो करनी पड़ेगी इनको। और मेरे हिसाब से आज की डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर इतना असला इकट्ठा हो चुका है ऑलरेडी। जैसे पिछले दिनों में एक खबर भी आई थी कि आरडीएस तक वहां पे पहुंच गया, या न्यूक्लियर का कुछ वहां पे फ्यूल का थोड़ा सा वो भी 50 ग्राम तक वो भी वो मात्रा में मिला, चाहे एक उसको ब्लास्ट करने के लिए जिसमें काफी बड़ा एरिया को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है उसके अंदर। तो उस टाइप की हरकतें भी वहां पे हो रही है। तो इंडियन आर्मी जानती है, इंडियन गवर्नमेंट जानती है, इंडियन खुफिया एजेंसी जानती है कि क्या कुछ प्लानिंग हो रही है। तो इंडिया को अब टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। अब पहले तो सिर्फ वॉर का खतरा टू फ्रंट की जगह थ्री एंड हाफ फ्रंट में बोलूंगा। पहले तो सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान, सॉरी चाइना और पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर की बात होती थी, और हाफ वॉर जो होती थी इंडिया की डीप स्टेट के जरिए या इंडिया के अंदर जो गद्दार बैठे उनके साथ करने की थी। अब ये थ्री फ्रंट वॉर हो गई जिसमें बांग्लादेश भी जुड़ गया साथ में। तो मुझे ऐसा लगता है सुमित जी कि जैसे पाकिस्तान को काफी सारा पैसा आने वाले दिनों में ट्रांसफर होगा और हथियार भी ट्रांसफर होंगे, जिससे वो बोला जाएगा कि आप कैसे भी करके नॉर्थ कश्मीर में अगर पॉसिबल नहीं है तो साउथ कश्मीर में हरकत कीजिए, नहीं तो पंजाब के नॉर्थ एरिया में हरकत कीजिए। तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की उम्मीद है। साथ में ही बांग्लादेश में मुझे वेस्ट बंगाल के अंदर काफी गड़बड़ी होने की उम्मीद लगती है, और शायद उसी चीज का फायदा उठा के चाहे पाकिस्तान जो है अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ हरकत करने की कोशिश करेगा। बट इंडिया को शायद इसके लिए तैयार रहना चाहिए, शायद तैयार भी है, और अपनी जो वेपन की कैपेबिलिटीज है वो जितनी तेजी से वो बढ़ा सकती है, जितनी तेजी से अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जरिए उसको पैदा कर सकती है या उसको इंपोर्ट करके पैदा उसको अपने अपने फैसिलिटीज को एनहांस कर सकती है, वो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो भी डीप स्टेट तैयारी कर रहा है उसके अंदर डेफिनेटली दिसंबर का महीना और आधा जनवरी का महीना सबसे ज्यादा क्रूशियल है। ये लगभग 1.5 महीने का पीरियड ऐसा है कि जिसमें ये एक आखिरी कोशिश अपनी जी जान से कर देंगे डीप स्टेट वाले, और अमेरिका की डीप स्टेट और चाइना मिलके, कि किसी भी तरीके से यहाँ पे हालात इतने खराब कर दिए जाएं इंडिया के अंदर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद भी उस हालात को सुधार ना पाए इतनी जल्दी। तो शायद डोनाल्ड लू का जो विजिट हुआ है चल रहा है इस वक्त इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में, वो भी इसी मुहिम के तहत है। क्योंकि नेपाल में जाके उन्होंने यही कहना है कि भैया चाइना की तुमने बीआरआई एक्सेप्ट कर ली है, तो अब ऐसा करो कि ये मैं तुम्हें और थोड़ा सा पैसा देता हूँ, पूरा अंदर अंदर सपोर्ट चाइना को दो या अमेरिका की डीप स्टेट को दो, ताकि हम तुम्हारे जरिए इंडिया के अंदर खलबली मचा सके, या तुम्हारे अंदर जो कम्युनिस्ट रिजीम है वो इंडिया को तंग कर सके। सिमिलरली श्रीलंका में भी कुछ इसी तरीके का वो अपना मुहिम चलाएंगे कि भैया जो अडानी की जो या इंडियन गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स वहां पे है उसको डिस्टर्ब करा जाए, उसको उसको उसके अंदर तंग करा जाए, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो उनका उनका हम्बर पोर्ट है ये वो जो इंडिया ने अपनी तरफ करने की कोशिश करी उसको, या अमेरिका की वॉरशिप्स को वहां पर अलाउ करा जाए या चाइना की वॉरशिप को वहां पर अलाउ करा जाए, ऐसा कुछ करने की बात करी जाएगी। सेम चीज वो बांग्लादेश के पोर्ट पे भी अपनी डॉकिंग करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान के पोर्ट्स में भी अपनी डॉकिंग करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ से इंडिया को चारों तरफ से घेर के तो वो कुछ ऐसा हरकत करने की कोशिश करेंगे इसकी इस 1.5 महीने के अंदर कुछ ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे इंडिया अंदर से पूरी तरह से हिल जाए। इंडिया ने अभी तक बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई है, अभी तक किसी को भी बाहर के किसी कंट्री को इंडिया के अंदर पूरी तरह से इंटरफेयर करने के लिए कामयाबी ना हो पाए, ऐसा उन्होंने पूरी कोशिश करी है। मगर कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे पॉकेट्स के अंदर वो उनको कामयाबी मिली है, उसका हमने पिछले दिनों में काफी इफेक्ट आता हुआ देखा भी है। बट अब इंडिया की पूरे लोगों पे डिपेंड करता है। देखिए गवर्नमेंट और आर्मी तो अपना रोल निभाएगी यहाँ पे, क्योंकि नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और नेशनल सोच के साथ है, तो वो तो अपने अपने उनको जो सख्ती करनी है, जो एक्शंस लेने हैं वो तो अपना लेगी। इंडियन आर्मी को भी जो अपनी प्लानिंग करनी है, जो आर्म्स एम्यूनिशन इकट्ठा करना है, जो उनको फ्रंट जिस भी फ्रंट से उनको उन पे अटैक होता है वो भी पूरा उसको हैंडल करेगा। मगर देश के अंदर के लोग क्या इकट्ठे हो पाएंगे इस मुहिम के अंगेंस्ट? जैसे बांग्लादेश के अंदर आज के डेट में हिंदुओं को सरेआम मारा जा रहा है, और वहां पे लोग वहां की जो गवर्नमेंट एक्टिंग गवर्नमेंट है वो कह रही है यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो क्या इंडिया के अंदर भी यहाँ के जो अगर मुसलमान जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को मारना शुरू कर दे या तंग करना शुरू कर दे, क्या यहाँ के हिंदुओं को उसको रिटेलिएट नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बढ़ चढ़ के रिटेलिएट करना चाहिए, जब तक ये लोग फिर से संगठित नहीं हो गए। और आज से पहले इतना संगठित होने की शायद जरूरत नहीं थी जितना अब संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि देश पे खतरा चारों तरफ से मंडरा रहा है। सुमित जी, मैं दो चीजें बोलता हूं। जब भी कभी हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी होता है कहीं भी दुनिया में,
जौन सी कम्युनिटी करती है उसी कम्युनिटी को उसी भाषा में, जब तक हिंदू अपने ही कंट्री में जॉब नहीं देगा। अगर खालिस्तानी हमें तंग करते हैं, हम यहां पर खालिस्तानियों को तंग करना शुरू करें। अगर हिंदुओं को मुसलमान तंग कर रहा है बांग्लादेश में, तो यहां पर जो इलीगली बांग्लादेशी रह रहे हैं, हमें उनको तंग करना चाहिए। हमें भी हक है। जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे, हमारे वहां पे लोगों को या हमारी कम्युनिटी को तंग करना बंद कर दिया जाएगा। और यही एक आंसर है। दूसरी बात, डोनाल्ड लू पे आते हैं। डोनाल्ड लू यहां पर आ रहा है 3 कंट्रीज में, श्रीलंका, भारत और नेपाल। और बोला यह जा रहा है कि हम रीजनल कोऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। रीजनल कोऑपरेशन, अमेरिका को श्रीलंका और नेपाल से क्या चाहिए? उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया, बांग्लादेश का टूर किया, उन दोनों की आपस में लोगों की आना जाना फ्री कर दिया वीजा से। और आप देखिए, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने वीजा एंट्री नहीं दिया है, फ्री एंट्री नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को दे दी। ये कभी भी डिप्लोमेसी में नहीं होता है। क्यों दिया है, अब समझ आ रही है आपको कि डोनाल्ड लू वहां पर गए और उन्होंने ये एक्सचेंज शुरू कर दिया। श्रीलंका, दैट मीन्स हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों हमारे अगेंस्ट खड़े हो गए। नॉर्थ और साउथ, श्रीलंका और नेपाल, इन दोनों के पास रीजनल कोऑपरेशन की बात बोली जाती है कि भाई ईस्ट एंड वेस्ट हमने पकड़ लिया, नॉर्थ एंड साउथ भी अगर हो गए तो भारत के 4 टुकड़े हम आराम से कर सकते हैं। आइए ऑन बोर्ड हो जाइए। इस काम के लिए आपको ये पैसे दिए जाएंगे। क्या पता है, रेजिम चेंज का माहिर है डोनाल्ड लू। इसलिए बोल रहा हूं, इतनी छोटी खबर नहीं है कि डोनाल्ड लू रीजनल कोऑपरेशन के लिए आ रहा है। आपको नहीं लगता इसके तारे डीप स्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं डीपली? और ये खतरा कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा खतरा है सुमित जी। जो आपने बात कही वैसे ही कुछ होने वाला है यहाँ पे, और शायद उसकी प्लानिंग पूरी हो चुकी है, और सिर्फ ये उसको अमली जामना पहनाने के लिए आए हैं। मगर एक चीज और भी है, वो इंडिया में डोनाल्ड लू आके यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी, और शायद उनसे वो मीठी मीठी बातें करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुलाकात होगी, शायद डॉक्टर एस शंकर के जरिए उनको बहुत डायरेक्टली एक चीज बात समझा दी जाएगी कि अगर आप इंडिया के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो ऐसा ना सोचे कि आपके 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 घर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ना कुछ उस तरीके से बात करेंगे, और वही मैसेज शायद डोनाल्ड लू लेके वापस जाएंगे और जो बाइडेन गवर्नमेंट को देंगे, जो जिसका जिसका एक 1.5 महीने का टाइम और बाकी रह गया वहां पे रूल करने के लिए। मगर इंडिया को अपना टफ स्टार्ट तो दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो चीज कर पाती है नहीं कर पाती है। और वो जयशंकर के थ्रू और भी बहुत सारी बातें निकालने की कोशिश करेंगे। मगर जयशंकर एक एज ए सीजन डिप्लोमेट है, कैरियर डिप्लोमेट है, कि वो अपना पेट का पानी हिलने नहीं देंगे। वो कभी भी डोनाल्ड लू को ये नहीं बताएंगे कि वो क्या प्लान करने जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों पे, अगर इंडिया के चारों तरफ से ऐसी कोई हरकत होती है जिसपे इंडिया को नुकसान होता है। तो वो उनको जो कुछ भी करना होगा, इंडियन गवर्नमेंट को, मोदी जी को, अमित शाह जी को, अजीत डोभाल जी को, और राजनाथ जी को, और साथ में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को, वो अंदर ही अंदर एक बंद कमरे में उसका डिसीजन हो जाएगा। वो इम्प्लीमेंट आर्मी के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कब इम्प्लीमेंट होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी कानो कान किसी को खबर नहीं लगेगी। बट हाँ, इंडिया को अब नॉन वायलेंस से काम नहीं चला सकती है इंडिया। अब वो टाइम निकल गया कि नॉन वायलेंस की भाषा इंडिया को बोलनी है। अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करनी पड़ेगी इंडिया को, और उन आंख में मिला के बात करने की भाषा बोलनी पड़ेगी। और अगर जो जैसा जिस भाषा में समझता है, उसको उसी भाषा में जवाब देने के लिए इंडिया को तैयार रहना पड़ेगा। इंडिया पे खतरा इस वक्त चारों तरफ से मंडरा रहा है। अगले 1.5 से 2 महीना बहुत क्रूशियल है। और मैंने जैसे अब शुरू के, जब मैंने आपके यूट्यूब चैनल में शुरू में जब आपने मुझे इनवाइट करना शुरू करा था, मैंने उस टाइम पे एक चीज और भी बोली थी सुमित जी, कि मार्च तक का महीना इंडिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। मार्च के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेगी, और जितने भी मसले होंगे, जितने भी चैलेंजेस होंगे, उसको फेस करेगी, उसका हल भी निकालेगी। मगर मार्च तक जो इस वक्त क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट अगर 20 जनवरी को आ भी जाती है, उनको अपना पैर जमाने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। तो इसीलिए मैं मार्च एंड तक की बात कर रहा हूँ। तो मार्च एंड तक के लिए इंडिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। इनको बहुत सतर्क होकर रहना पड़ेगा। और जहां पे इनको मिलिट्री लेवल पे जॉब देना है, वहां पे मिलिट्री लेवल पे जॉब देने की हिम्मत इंडिया को रहनी चाहिए। सर, डोनाल्ड लू अगर यहाँ पर आ रहा है, आपको मालूम है
कि ये डोनाल्ड लू वही है जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था उसको ये पूरा सपोर्ट कर रहा था, और यहां पर अनरेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही थी, फार्मर्स के ऊपर गोलियां चले, कुछ भी चले, ताकि वो कहीं दिल्ली पहुंच जाएं और वो काम कर दें अमेरिका के डीप स्टेट का। आपको मालूम है जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भारत के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये चाहते हैं कि भारत की जो हमारी इंटरनल पॉलिसीज हैं उसके अंदर अमेरिका की इंटरफेरेंस शुरू हो जाए। वो चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्टेबिलिटी आए, यहाँ की हम स्टेबिलिटी जो है हमारी कंट्री की वहाँ पर हिल हिल कर हमारे यहाँ पर आग लगी रहे। ये डीप स्टेट की दुकानदारी दूसरे कंट्रीज में आग लगाकर ही चलती है। और ये जो कभी हिंदू मुसलमान, कभी बांग्लादेश पाकिस्तान, कभी चाइना इंडिया, ये कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा खड़ा करता है ये आदमी। और रीजनल कॉपरेशन के नाम पर ये क्या करेगा, सिर्फ फॉरेन इंटरफेरेंस करेगा हमारे कंट्री के अंदर। यानी कि फार्मर प्रोटेस्ट को दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा, जिहादियों को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया, पाकिस्तानी जिहादियों को परमिशन दे दी, अब बांग्लादेश के थ्रू भारत में एंटर कर जाइए। और इंटरनेशनल सपोर्ट दिलाया है चाइना से। चाइना डायरेक्टली नहीं लड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूं आपको, चाइना कभी भी डायरेक्टली आपके साथ लड़ाई करेगा ही नहीं। वो कभी पाकिस्तान को यूज़ करेगा, पाकिस्तान को यूज़ नहीं कर पाया तो उसने बांग्लादेश को एक्टिवेट कर दिया। ये डीप स्टेट वालों की पॉकेट्स और हाथ कितने डीप हैं दूसरे कंट्री के साथ, ये आपको अंदाज़ा नहीं है। चाइना के साथ वो सुमित जी, लड़ाई दिखाते हैं कि हमारी लड़ाई है अमेरिकन डीप स्टेट की, नहीं है। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस का आखिरी युवराज है, मुगलों का आखिरी वंशज, ये उनके साथ मिलकर यहाँ पर क्या कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये आपके सामने है। यस सर, आखिरी कमेंट। सुमित जी, मैं देखिए, डोनाल्ड लू हैं जो नेपाल और श्रीलंका भी का भी दौरा कर रहे हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके से भी नजर आ रहा है कि वो बेसिकली नेपाल और श्रीलंका को कह रहे हैं कि आप अपनी नाक बंद कर लेना, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान से जो जिहादी हैं वो आपके देश में आएंगे और वहां से श्रीलंका से तमिलनाडु केरला होते हुए पूरे इंडिया में फैलेंगे, इधर से बांग्लादेश से घुस के इंडिया में घुस के पूरे देश में फैलेंगे, उधर से नेपाल में घुस के पूरे देश में फैलेंगे, और पाकिस्तान से घुस के तो आ ही रहे हैं वो। तो बेसिकली 4 फ्रंट से इन जिहादियों को इंडिया में घुसाया जाएगा, और यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स के ग्रुप है उनको जिंदा करा जाएगा। इंडिया के अंदर जो इंटरनल जिहादी बैठे हैं उनको भी एक्टिवेट करा जाएगा। यहाँ की जो ऑपोजिशन पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहती है, जो देश पे गद्दार की तरह काम कर रही है, जयचंद की तरह काम कर रही है, वो भी उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा उनका साथ देंगी। तो इंडिया के अंदर आने वाले दिनों में अगर कहीं कहीं कई सारी जगह पे बम फूटते नजर आए और रॉयट्स होते नजर आए, आर्सनी होती नजर आए, बहुत सारी गड़बड़ी हो, तो गुटों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर तमाशा होता नजर आए, लड़ाई झगड़े होते नजर आए, तो प्लीज सरप्राइज मत होना, ये सब कुछ होते हुए नजर आएगा। और अगले 1.5 से 2 महीने 3 महीने तक ये तमाशा चलने की पूरी पूरी उम्मीद है यहाँ पे। सर आखिरी में एक लाइन बोलूंगा, पाकिस्तान ने इलीगल अफगानियों को 1 हफ्ते में वापस भेज दिया, सारी कंट्री खाली कर दी। 40-50 लाख इलीगल अफगानी रहते थे उनके कंट्री में, बाहर निकाल दिया। पूरे दुनिया से उफ नहीं हुई। पाकिस्तान को डू दैट। भारत एक स्टेटमेंट निकालकर इन इलीगल बांग्लादेशी जो 10 करोड़ हैं हमारे कंट्री में, उन्हें 1 महीने में बाहर क्यों नहीं निकालता? आई थिंक वी नीड टू हैव द बॉल्स। हम पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। और अफगानी कितने ज़्यादा कट्टर होते हैं, लड़ाकू कौम है वो, उनको भी वो धक्के मारकर अपने कंट्री से बाहर निकाल दिया। और जाने से पहले उन्हें 1 रुपया भी साथ में ले जाने की परमिशन नहीं दी है। बॉर्डर पर उनकी जो करप्ट आर्मी है उन्होंने सारे पैसे भी निकलवा लिए। क्या भारत के अंदर वो बॉल्स हैं जो पाकिस्तान ने दिखाए? वो घटिया कंट्री वो काम कर गई, और आप अपने कंट्री में एक स्टेटमेंट भी नहीं दे पा रहे कि इनको धक्के मारकर आप बाहर निकाल दीजिए। अल्टीमेटम तो दीजिए एक बार, इतना भी गट्स नहीं है। और जिस दिन ये काम आप यहां पर अनाउंस करेंगे, देन थिंग्स विल चेंज। डोंट यू फील दैट? सुमित जी, इसका थोड़ा सा ना एक एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट ने दिया है, शायद त्रिपुरा है, वो वहां पे
वहां पे पिछले दिनों में ये देखा गया कि जैसे जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ता चला गया, तो वहां के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने स्टेट में बोलना शुरू कर दिया कि जितने भी बांग्लादेश से माइग्रेटरी लोग वहां पे त्रिपुरा में आके बसे हुए थे, उनको बोलना शुरू कर दिया कि गेट आउट बांग्लादेशी। और उनको उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स में, मंदिरों में, लंगर में जरिए या रेस्टोरेंट में खाना खिलाने से मना कर दिया, उनको जॉब्स से भी निकालना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का मुहिम जो है पूरे इंडिया में टोटल हिंदू समाज की तरफ से होना चाहिए कि जहां भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम नजर आए, उनको साफ बोलना चाहिए कि भैया गेट आउट बांग्लादेशी, गेट आउट रोहिंग्या मुस्लिम, गेट आउट बांग्लादेशी, गेट आउट रोहिंग्या मुस्लिम। मेरे हिसाब से हम लोगों को हर एक यूट्यूब चैनल पे, जो कि देशभक्त यूट्यूब चैनल है, सनातन बेस्ड यूट्यूब चैनल है, देश से प्यार करने वाले यूट्यूब चैनल है, हर चैनल के ऊपर ये मुहिम छिड़ देनी चाहिए, इमीडिएटली छिड़ व्हाट्स फुटिंग पे छिड़नी चाहिए कि हर एक यूट्यूब चैनल पे इस चीज को प्रमोट करा जाए कि लोगों के बीच में जाके लोग अपनी जगह जगह पे जुलूस निकाले, जगह जगह आंदोलन निकाले, जगह जगह पे जो जिस भी तरीके से वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, उनको ये आवाज बुलंद करनी चाहिए कि गेट आउट बांग्लादेशी, गेट आउट रोहिंग्या मुस्लिम्स। सर, आइडिया ठीक है, बट पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं आता। उसके लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट की तरफ से एक मुहिम शुरू नहीं होगी कि वी आर गोइंग टू थ्रो देम आउट, इनको वापस जाना पड़ेगा, जब तक कहीं गवर्नमेंट से स्टेटमेंट नहीं आएगी नीचे, ये कुछ दुकानदारों की तरफ से, कुछ होटलों की तरफ से स्टेटमेंट देने से नहीं होगा। भाई वहाँ पे अगर 5, 10, 50 जो होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अगर मुहिम निकाल दी तो 500 और खड़े हैं, वो बोलेंगे अच्छा हुआ उन्होंने बंद कर दिया, उनके कस्टमर हमारे पास आएंगे। तो यू नो अवर डीएनए, ये हिंदुओं का डीएनए ऐसा ही रहा है। वो कहते हैं दूसरे का नुकसान हो रहा है, अच्छा हुआ अब हमारी दुकान चलेगी, इसलिए इससे काम नहीं चलेगा। आपको गवर्नमेंट लेवल पर, जैसे पाकिस्तान ने अफगानियों को वापस भेजा, आपको भी ऐसे ही एक मुहिम चलानी पड़ेगी, गेट आउट बांग्लादेश। आपको मालदीव्स ने बोल दिया, आपको निकलना पड़ा। आपको श्रीलंका ने बोला, आपको बांग्लादेश में बोला गया गेट आउट इंडिया। आपको भी बांग्लादेशियों को गेट आउट करना पड़ेगा, रोहिंग्या वालों को गेट आउट करना पड़ेगा, बट यू नीड द बॉल्स टू डू इट। हु विल डू? आई डोंट नो। और जो सुन रहे हैं अभी, आपको लगता है कि मोदी जी कर लेंगे गेट आउट बांग्लादेश, गेट आउट म्यांमार, या कोई और करेगा? मोदी जी करेंगे, हाँ में लिख देना। अगर कोई और करेगा तो वो कौन करेगा? और अगर कोई नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूं, अभी तो मुझे मैं आई एम नॉट इन द गवर्नमेंट, आई हैव द बॉल्स टू गेट इट डन। चाइना जैसी कंट्री में रहता हूं, मैं यहां पर देखता हूं कि कैसे ये किडनियाँ निकालते हैं इन कॉकरोचों की, और यही एक इलाज है। ये डरपोक कौम है और इसके ऊपर डर बिठाना ज़रूरी है। आप देख लीजिए, यूपी में हो रहा है काम, असम में हो रहा है काम, देश में क्यों नहीं हो रहा? ये सोचने की बात है। थैंक यू सर, इट वॉज अ वेरी वेरी डीप डिस्कशन, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, and you have justified it with complete details. I hope somebody and the whole community of India जो सनातनी हैं, वो जागेंगे इस तूफान को देखने के लिए कि भाई उनको ये तूफान समझ आएगा कि तूफान कौन सा हमारे देश की तरफ से चारों तरफ से हमें घेर लिया गया है, और हिंदू वो अभी भी सो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय हिंद, जय सिया राम।